हेलो, नमस्ते, वेलकम टू न्यूज़पेपर एनालिसिस। और आज हम 16 नवंबर का न्यूज़पेपर करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडलाइंस देख लेते हैं। आज का न्यूज़पेपर काफी बड़ा नहीं है, ठीक है। पीजे सॉरी, एनडीए ने जो इलेक्शंस जीते हैं या फिर जो अलायंस ने इलेक्शंस जीते हैं बिहार में, अब उसके बारे में हम और बात नहीं करेंगे, क्योंकि जितना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट था, ठीक है, क्या फैक्टर्स थे नीतीश कुमार जी की विक्ट्री में, कितना रोल उन्होंने स्कीम्स वगैरह ने प्ले किया है, तो वो सारी चीजें अपन ने ऑलरेडी पिछले कुछ 2-3 हफ्तों में कवर कर लिया है। तो किसी को भी अगर बिहार इलेक्शंस का कुछ देखना है तो आप पीछे जाके न्यूज़पेपर के सिर्फ नीचे नोट्स जो लिखे होते हैं वीडियो के नीचे, उसमें देख लेना। वहां पे अगर बिहार इलेक्शंस के बारे में डिस्कशन हुआ है तो वहां पे नीचे मेंशन्ड होगा, ठीक है। और बाकी आज मैंने एक नई चीज इसमें शुरू करी है, वो सारे एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल है। वो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं प्री या मेन से रिलेटेड, वो मैं अब ऐसे इसमें आप देख सकते हैं पीपीटी में। तो ये मैंने पीपीटी के पीछे ही कुछ एक्स्ट्रा नोट्स ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं कि ये जो पीपीटी है, मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दिया करूंगी, ठीक है। तो जस्ट इन केस अगर किसी को चाहिए तो वहां से देख सकता है, और उसी के पीछे आप देखोगे एक्स्ट्रा नोट्स भी ऐड कर दिए गए हैं। ये बहुत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से यूपीएससी आरपीएससी मतलब फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछती है, पूछे गए हैं, तो उनको देखते हुए ये मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। तो इनको अपन डिस्कस भी करेंगे। जब भी लगेगा पेपर छोटा है तो अपन ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स डिस्कस किया करेंगे। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो हेडलाइन है वो एक आर्टिकल है जो बताता है कि कैसे जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। मतलब ये मैं आई थिंक हर किसी को कहती हूँ। आपने जिंदगी में बहुत कुछ सोचा होगा कि आप यहाँ पहुंचोगे, लेकिन अल्टीमेटली यू आर ऑलवेज वेयर यू आर मेंट टू बी, ठीक है। इस चीज को ना जो भी यंग बच्चे होते हैं, जो 20-21 साल के हैं, 30 तक नहीं क्रॉस करे हैं, 30-32 की एज तक क्रॉस नहीं गए हैं, शादी वादी नहीं हुआ है, ठीक है। तो उनके पहले तक तो क्या होता है, ड्रीम्स बहुत हाई होते हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बट वंस यू क्रॉस दिस एज, आई एम नॉट डिमीनिंग एनीवन, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, ड्रीम्स आप करते हो, बट कई बार क्या होता है हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं होते और हम हताश हो जाते हैं, और उसके बाद हम लोग रॉन्ग स्टेप्स लेते हैं, नेगेटिव स्टेप्स लेते हैं। तो मैं उस चीज को अवॉइड करने के लिए बोल रही हूँ कि जब भी कभी लाइफ में लगे कि आप बहुत नीचे जा रहे हो, तो हमेशा याद रखना कि लाइफ इज ऑलवेज लाइक दिस, ठीक है। एंड यू आर ऑलवेज वेयर यू आर मेंट टू बी, आप वही हो एग्जैक्टली जहां पे आप होने चाहिए थे। अगर आप नीचे हो तो फिर आप ऊपर जाओगे, अगर आप ऊपर हो तो थोड़ा नीचे आओगे, फिर से ऊपर जाओगे, ठीक है। तो लाइफ इज नेवर स्मूथ, ऐसे नहीं होती है कि एक ही लाइन में आपकी लाइफ चलती जा रही है, ठीक है। तो ये इंस्पिरेशन की बातें क्यों आज क्योंकि एक आर्टिकल आया है अमोल मुजुमदार जी के ऊपर। ये वही कोच है जिन्होंने इंडिया की जो विमेन्स क्रिकेट टीम है उसको फाइनली अपना कप लेके, अपनी ट्रॉफी लेके उसको वापस इंडिया लेके आए हैं। इन्होंने इतनी कोशिश करी कि इनको इंडिया की जर्सी पहनने का मौका मिले, इनको इंडिया की जो प्रॉपर टीम होती है उसके अंदर खेलने का मौका मिले, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आज ही आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 40 ईयर्स 50 ईयर्स के आसपास क्रॉस कर चुके हैं इनको। ऑलमोस्ट आप सोचो कि इंसान जब क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो अंडर 15 अंडर 16 अंडर 18 ऐसे होता है, अंडर 19 है ना। तो लगभग आप मान के चलो कि 10 11 12 साल की उम्र से आप क्रिकेट खेलते हो, तो लगभग जब आप 50 साल तक के हो गए, आपको इंडिया की जर्सी, वो जो ब्लू जर्सी है, ठीक है, टीम इंडिया ब्लीड ब्लू, वो पहनने का मौका नहीं मिला। एंड सडनली आपने फिर से पूरे इंडिया को अपना दीवाना बना दिया, ठीक है। और क्यों? क्योंकि आपकी जो कोच करी हुई टीम थी वो फाइनली वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने साथ लेके आई। तो यही मैं बता रही हूँ कि देख लो, 50 साल के इंतजार के बाद इनको फाइनली एक ब्रेक थ्रू मिला, ठीक है। तो इसको लेके एक प्यारा सा आर्टिकल है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो इसको पूरा, चाहो तो छोड़ सकते हो। ये स्पेसिफिकली जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना, देखो मैं क्यों बता रही हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे ज्ञान पेलने का, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। बट मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपके एसेज आते हैं, ठीक है, दोनों में आते हैं। यूपीएससी में तो एसए का पेपर काफी बड़ा होता है और काफी ज्यादा नंबर का होता है, आरएएस में भी आपको पता है एसेज आते हैं, ठीक है। तो जब भी आप निबंध लिखते हो, ऐसे लिखते हो, तो कुछ ऐसे रियलिस्टिक लोगों का नाम लिखना, उनकी केस स्टडी के बारे में लिखना। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मुझे मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में किसी का नाम लिखना होता था, है ना, तो मैं हमेशा अरुणिमा सिन्हा जी का नाम लिखती थी, ठीक है। उनकी जो किताब है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन्स, तो ये कैसे फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी थी जिनके लेग्स नहीं थे, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था, ठीक है। वैसे अगर मुझे एनवायरमेंटलिस्ट के बारे में बात करनी होती है तो मैंने थिमक्का देवी जी का आपको बताया था कि 114 ईयर्स की एज में फाइनली शी इज पास्ड अवे, बट थिमक्का देवी जी का नाम मैं लिखती थी। वैसे ही अगर आपका मुझे विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कुछ लिखना होता था, ऑल्दो बहुत सारे नाम है, बट सिंधुताई सपकाल जी का नाम लिखती थी मैं, ठीक है। सिंधुताई सपकाल, शी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मदर ऑफ 1000 ऑर्फन्स। उन्होंने कैसे कितने सारे बाल गृह खोले, ऑर्फन बच्चों को पाला,
और मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो ऐसे आपको भी क्या करना है, अगर आपको ऐसे में सच में अच्छे मार्क्स चाहिए, चाहे आप यूपीएससी में अटेम्प्ट कर रहे हो चाहे आरएएस में, आपको ऐसे कुछ कुछ है ना टॉपिक्स याद रखो, क्योंकि उस टाइम क्या होता है आपको याद नहीं आएंगे, और फिर वही जवाहरलाल नेहरू, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग या फिर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन्हीं के नाम लिख के आओगे। ऑल्दो ये लीडर्स स्टॉलवर्ड्स हैं, बट होता क्या है कि इतनी बार इतने सालों से इतने लोग इनको यूज कर चुके हैं अपनी स्टोरीज में, अपने एसेज में, कि अब वो जो फ्लेवर होता है ना वो मिसिंग होता जा रहा है। ठीक है, तो इन पे फिर हाई मार्क्स मिलना, मैं फिर से बोल रही हूँ, इनका रेलेवेंस कभी आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाएगा। इट्स जस्ट दैट कि आपके मार्क्स जो होते हैं ना वो कई बार यूनिकनेस पे डिपेंड करते हैं। तो अगर आपने सच में कोई रियल लाइफ, एक तो होता है आपने फेक स्टोरी बना के कोई लिख दिया, और एक होता है आपने कोई रियल लाइफ स्टोरी लिखी है, तो रियल लाइफ स्टोरी जो होती है ना ज्यादा इंपैक्टफुल होती है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप बोलोगे तो मैं ये आपके लिए एक्सरसाइज कर दूंगी। मैं आपको छोटी छोटी स्टोरीज जो होती है वो ऐसे हर न्यूज़पेपर जब अपन पढ़ रहे हैं उसके पीछे एक है ना मोटिवेशनल स्टोरी, और वो किस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर सकते हो वो मैं बता सकती हूँ। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि ये आपको चाहिए या नहीं चाहिए। हर चीज में मेहनत, हार्डवर्क, एक्सरसाइज लगती है। ठीक है, एफर्ट जाता है, बहुत सारा टाइम जाता है, तो वो तभी लगाया जाएगा जब डिमांड आएगी। ठीक है, तो डिमांड इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन सॉरी, सप्लाई इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन डिमांड। तो डिमांड होगी तो सप्लाई दी जाएगी, नहीं तो फिर अपन जैसे रेगुलर कर रहे हैं वैसे। फिर जो सेकंड है वो बेसिकली गरुड़ एक्सरसाइज के ऊपर है। तो इंडिया और फ्रांस, ठीक है, आपको पता है एक बायलैटरल एक्सरसाइज करते हैं, है ना, जिसमें अब वो आर्मी की भी हो सकती है, वो नेवी की भी हो सकती है, एयरफोर्स भी हो सकती है, या फिर तीनों सर्विस मिला के भी कर सकती है। तो मैंने लास्ट में क्या किया है, अगर आप लास्ट में जाओगे पीपीटी के यहाँ पे, तो मैंने बायलैटरल एक्सरसाइजेस कितनी होती हैं, कौन कौन सी, बायलैटरल मतलब जहाँ पे 2 देश इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर ट्राइलैटरल एक्सरसाइज जहाँ पे 3 देश इन्वॉल्व है, ठीक है। मल्टीलैटरल जहाँ पे मैनी कंट्रीज आर इन्वॉल्व। और ट्राई सर्विस का मतलब होता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सर्विसेज एक साथ इन्वॉल्व है। तो मैंने वो सारी एक्सरसाइजेस के नाम, उसमें इंक्लूड होने वाली कंट्रीज, तो वो सारे यहाँ पे लिख के दिए हैं। ये पहले भी पूछे जा चुके हैं प्री में, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, चाहे वो आरएएस हो चाहे यूपीएससी। और इनफैक्ट आपका मतलब ये एक्सरसाइज जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है आपके एग्जाम्स के लिए। और ये फालतू के नंबर होते हैं जो आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इंडिया और अभी फ्रांस कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, गरुड़। फिर आप देखोगे यहाँ पे जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो टेरिटोरियल आर्मी से रिलेटेड है, तो इसके बारे में भी अपन थोड़ा सा जानेंगे। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो पी चिदम्बरम साहब का लिखा हुआ आर्टिकल है, वो बिहार इलेक्शन पे है। मैंने आपको क्या बोला, बिहार इलेक्शन पे मोस्टली अपन सारी बातें कर चुके हैं, बट ये ना आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें ना वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं सच बीजेपी को, बट वो ये बता रहे हैं कि सिर्फ वोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वोट देने तक नहीं है, उसके आगे की सरकार कैसे चल रही है, उसको अकाउंटेबिलिटी कैसे रखनी है, उस पर भी डिपेंड करती है। तो वोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वोट देने तक खत्म नहीं हो रही कि आपने एनडीए को या नीतीश कुमार की गवर्नमेंट को जिता दिया। व्हाट अहेड, व्हाट लाइज अहेड, व्हाट नेक्स्ट इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है वो चाइना ने जो अपने, देखो चाइना के पास क्या हथियार होता है जब वो देशों को परेशान करना चाहता है, कि उसको यूएस ने परेशान किया, आपको पता है कि यूएस और चाइना में डील हो गई, G2 मीटिंग करवाई गई, ठीक है। और आपको पता है कहीं ना कहीं चाइना जो है वो इस मतलब मीटिंग में यूएस को थोड़ा सा नीचा भी झुका पाया, तो इसलिए था क्योंकि चाइना कुछ चीजों का मेजर सप्लायर है, उसको कंट्रोल करता है, जैसे कि अपने रेयर अर्थ मिनरल्स। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रेयर अर्थ मिनरल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं, जिसको REE भी लिखा जाता है, ठीक है। तो रेयर अर्थ मिनरल्स हो गए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए, या फिर रेयर अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। तो इनको कोई भी नाम से बुलाया जा सकता है, तो इनके बारे में अपन थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे, ताकि आप अब इसके बाद कभी भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेके कंफ्यूज ना हो। और इंडिया के जो ईवी मेकर्स हैं इसमें कुछ स्टार्टअप्स के नाम देखेंगे कि कैसे वो चाइना की इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करने का सोच रही हैं। फिर आप आ जाओगे नेक्स्ट आर्टिकल जो है WTO रिफॉर्म्स के बारे में। तो हमारे पीयूष गोयल जी जो है वो इनवाइट किया गया था, उनको सीआईए की समिट हो रही है वहां पे, और वहां पे आप देखोगे WTO की जो चीफ है अभी, नोगोजी इवियाला, है ना, वो भी वहां पे आई थी। और फिर वहां पे आप देखोगे इंडिया की लीडरशिप को लेके, WTO रिफॉर्म्स को लेके कुछ कुछ बातें हुई थी, तो वो अपन थोड़ा सा देखेंगे। फिर यहाँ पे आएगा कि ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये इतना बता रहा है कि कैसे आजकल जो जो डिलीवरी पहले आप देखोगे एक एक दिन में, 2 2 दिन में, 3 3 दिन में हो रही थी, आजकल 2 आवर डिलीवरी, 2 मिनट्स डिलीवरी, है ना, ये शब्द कितने कॉमन हो गए हैं। तो ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं इन्होंने क्या करा है, पूरी लॉजिस्टिक्स को जो बदल के रख दिया। और अब पहले तो ई कॉमर्स था, अब लॉजिस्टिक्स एज अ सेक्टर ओनली वो भी चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने वो एग्जाम्पल दिया है डिलीवरी का, कि डिलीवरी ने एक अपना पोर्टल शुरू किया डिलीवरी डायरेक्ट के नाम से, कि आपको इंट्रा सिटी, एक सिटी के अंदर ही अगर आपको शिपमेंट्स या पार्सल इधर से उधर बेचने हैं तो वो सेम डे डिलीवरी करके देंगे। तो उन्होंने बताया कि कैसे ऑलमोस्ट 7.2 मिलियन पार्सल्स उन्होंने एक दिन में भेजे थे, तो इसका मतलब डिमांड तो काफी ज्यादा है। फिर आप देखोगे ये भी एक आर्टिकल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको यहीं कवर कर देती हूँ। वो है कि देखो, इजी होता है कि आपने, सरकार ने एक डिसीजन लिया और बोला कि हम टैरिफ बढ़ा देंगे, ठीक है। टैरिफ मतलब क्या होता है, बाहर के देशों से आने वाला जो सामान है जो यूएस में इंपोर्ट हो रहा है
उसका उन्होंने उस पे बोला कि इस पे कोई टैक्सेस लगेंगे, तो इसका मतलब उस पर टैरिफ लगा दी। तो जो सामान पहले 100 रुपए का था, अगर आपने उस पर टैरिफ लगा दी तो हो सकता है वो 120 रुपए का हो जाए। तो जब वो महंगा हो जाएगा इंपोर्ट करने के लिए, तो लोग उसको कम कंज्यूम करेंगे या लोग कम खरीदेंगे। ठीक है। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि भाई, एक तो हो सकता है कई बार कंट्री ऐसा करती है क्योंकि वहां के लोग जो है वो कोई गंदी चीज खा रहे हैं जिस वजह से हेल्थ कंसर्न हो रही है। दूसरा, कि कोई भी चीज अगर आप बाहर से खरीदते हो तो आपको उस करेंसी में पेमेंट करना पड़ता है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे तो क्योंकि डॉलर चल जाता है तो डॉलर का आउटगो हो रहा है, तो आप नहीं चाहते कि डॉलर बाहर जाए। तीसरा, इससे आपका जो फॉरेन एक्सचेंज का बिल है वो भी खराब होता है। फिर तीसरा क्या हो सकता है, कई बार आपकी जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं, जो घरेलू कंपनीज होती हैं, जो वहाँ पे खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए उनको, है ना, ताकि वो बाहर का कंपटीशन जो है सस्ते प्रोडक्ट्स का झेल नहीं पाएंगी, इसलिए बाहर के प्रोडक्ट्स को महंगा कर दो ताकि लोग अपने ही घरेलू सामान खरीदें। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जब आप टैरिफ बढ़ाते हो। ठीक है। तो यूएस ने क्या किया था कि टैरिफ बढ़ा दिए थे कॉफी पे, बीफ पे, है ना, ट्रॉपिकल फ्रूट्स पे, बहुत सारी अलग कमोडिटीज पे। अब उन्होंने वापस क्या किया है, उस पे जो टैरिफ्स थे वो कम कर दिए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये फीडबैक आ रहा है कि अमेरिका में इकोनॉमिक प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो आप बेसिकली दामों को सस्ता करो ताकि लोग ये चीजें खा पाए। फिर यहाँ पे एक आर्टिकल है बहुत, आई थिंक ये भी जैसे एक होता है ना इंस्पायरिंग केस स्टडीज, जब आप बेसिकली साफ सफाई की केस स्टडी का एग्जाम्पल देते हो, तो आप किसका एग्जाम्पल देते हो? आप सूरत का एग्जांपल दे सकते हो, जिसने खुद को प्लेग होने के बाद कैसे संभाला और क्लीन सिटी के अंदर आती है। इंदौर का एग्जांपल दे सकते हो, भोपाल का एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है। आप है ना, जब वो लोकल बॉडीज का एग्जांपल देते हो तो पिंपरी चिंचवाड़ का एग्जांपल दे सकते हो, या फिर अपने अन्ना हजारे जी के गांव का, जो कि है रालेगांव सिद्धि, है ना। तो ऐसे आप देखोगे बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स दिख सकते हो केस स्टडी में, जब आप डिफरेंट डिफरेंट बातें करते हो। वैसे ही जब आप बात करते हो कि कैसे इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है अफ्रीका में, तो एक तो होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या कर रही है वहां पे, और एक होता है हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, ये क्या कर रहे हैं। तो वन ऑफ द सिविल सोसाइटीज, अगर आपने विजिट भी किया हो, ठीक है, तिलोनिया में, तो वो है बेयरफुट कॉलेज। ठीक है। आपने आपने अरुणा रॉय जी का नाम सुना होगा, वो भी इससे एसोसिएटेड है। ठीक है। और उनके हस्बैंड भी। तो यहाँ पे आएगा बेयरफुट कॉलेज जो है, उसी की एक ब्रांच है अफ्रीका के जंजीबार आइलैंड में, जहाँ पे कौन सी आईआईटी का, आईआईटी दिल्ली का कैंपस खुलने वाला है। भाई, इन चीजों से अपडेटेड हो या नहीं हो? आईआईटी दिल्ली का कैंपस जो है, ऑफशोर कैंपस, वो कहाँ पे खुलने वाला है? जंजीबार आइलैंड में। ठीक है। तो वहीं पे बेयरफुट कॉलेज का भी एक आप देखोगे ट्रेनिंग सेंटर वगैरह है, तो वहीं से अपने को थोड़ा सा केस स्टडी सीखने को मिलेगा। तो ये थे आज के मोटे मोटे आर्टिकल्स। तो हमने यहाँ पे दो तो वैसे डिस्कस कर लिए, और बाकी अपन देखेंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये जो मैन हु वांटेड फॉर द विन, अमोल मुजुमदार जी की जो स्टोरी है, वो मैंने यहाँ पे एज सच इंक्लूड नहीं करी है, क्योंकि वो प्री मेंस इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमने नॉर्मल न्यूज़पेपर और ये जो हाइलाइटेड न्यूज़पेपर है, दोनों ही अपलोड किया अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो आप ये देख सकते हो, न्यूज नोट्स ओरिजिनल, है ना। और यहाँ से आप न्यूज पे वो जा सकते हो, न्यूज वाले टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पे आपको ये सारे अपलोडेड पीडीएफ मिल जाएंगे। सेकेंड आर्टिकल हमने गरुड़ के बारे में देख लिया। अब क्योंकि हम गरुड़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले हम ये देखेंगे कि और कौन सी एक्सरसाइजेज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दो देशों में, ठीक है, दो कंट्रीज में जो होने वाली एक्सरसाइज है उनको क्या बोलते हैं? बायलैटरल। देखो, कुछ शब्द होते हैं, एक होता है यूनिलैटरल, एक होता है बायलैटरल, एक होता है ट्राइलैटरल, है ना। तो यूनिलैटरल मतलब अकेला, बाय मतलब दो, ट्राई मतलब तीन। तो बायलैटरल एक्सरसाइज मतलब क्या होता है? जब दो देश इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सिंगापुर के साथ जो हमारी एक्सरसाइज है, उसका नाम हो जाएगा, इजी है नाम रखना, जैसे सिम्बेक्स हो जाएगा, तो सिंगापुर समझ में ही आ रहा है। बोल्ड कुरुक्षेत्र आपको याद करना पड़ेगा। वियतनाम के साथ वी है तो विन बैक्स हो जाएगा। ठीक है। मंगोलिया के साथ आपको पता है वो एकदम नोमैडिक सा एरिया है, वहां पे बहुत कम लोग रहते हैं, तो इसलिए नोमैडिक एलिफेंट। ये वही ट्रिक्स है जो मैंने यूज करी थी इनको याद करने के लिए। ठीक है। साउथ कोरिया के साथ सहयोग हाइलोब्लोग, मतलब ये उनका नाम है और सहयोग हमारा नाम है। ठीक है। सेशल्स के साथ आपको पता है लामित्य हो जाएगा, क्योंकि हमने सेशल्स को हेलीकॉप्टर वगैरह भी दिए थे, तो ले मित्र। ठीक है, लामित्य। किर्गिस्तान में अगर आप देखोगे तो खंजर है, और कजाकिस्तान में प्रबल दोस्तिक है। ठीक है। ऐसे याद करने का तरीका क्या है? कंफ्यूज हो जाओगे, कजाकिस्तान की क्या है, किर्गिस्तान की क्या है। तो जहाँ पे के ए है ना, तो उसके साथ में एक्सरसाइज में के ए नहीं है, तो खंजर नहीं है उसमें, बेसिकली दूसरी प्रबल दोस्त लिख हो जाएगा, और किर्गिस्तान वाले में खंजर आ जाएगी। ठीक है। ये याद करने के कुछ तरीके, अल्टीमेटली याद तो करने ही पड़ेंगे। फिर यूएस के साथ मल्टीपल एक्सरसाइजेस होती है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, जैसे किस कौन सी आर्मी की है, कौन सी नेवी की है, कौन सी कोस्ट गार्ड की है। तो ये जो होता है ना, जनरली यूपीएससी नहीं पूछती, बट ये आरपीएससी है ना, आपके एसआई वीडियो, इन सब में पूछे जाते हैं। यूपीएससी कभी भी आर्मी नेवी ये सब नहीं पूछती, वो पूछती है तो मोस्टली ये पूछती है, लेकिन अब यूपीएससी का भी पैटर्न चेंज हो रहा है, अब वो भी थोड़ा फैक्चुअल स्टेटमेंट्स की तरफ जाने लग गई है। यूएसए में अगर आप देखोगे तो युद्ध अभ्यास हो गया, जो हमारी आर्मी की एक्सरसाइज है। वज्र प्रहार जो हमारे स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है। टाइगर ट्राइम जिसमें हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों ही बेसिकली साथ मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसी जिसमें तीनों सर्विसेज आ रही है, उसको बोलते हैं ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। रशिया के साथ इंदिरा, वो भी ट्राई सर्विस है।
फिर फ्रांस के साथ हमारी गरुड़ हमने देखी थी, जो कि एयरफोर्स वाली है। वरुण उनकी पानी वाली है और शक्ति उनकी आर्मी वाली है। तो वरुण, शक्ति और गरुड़, ये तीनों एक्सरसाइजेस किसके साथ हो रही है? इंडिया और फ्रांस के बीच में। यूके में अगर आप देखोगे तो एक तो कोंकण है ना, एक आपका अजय वॉरियर हो जाएगा और एक आपका इंद्रधनुष हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हिसाब से है। जापान में आप देखोगे, जापान हमेशा धर्म की बात करता है, बुद्धिज्म को ऊपर रखता है। तो धम्मा गार्जियन हो जाएगा आर्मी की, और जाइमेक्स आपको याद रहेगा ही नेवी की। ठीक है, और शिन्यू मैत्रेई, शिन्यू तो आपको पता है वैसे भी जापानीज वर्ड है, तो एयरफोर्स की हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर आप देखोगे, ऑस इंडेक्स, ऑस्ट्रा हिंद, ये सब आपको याद रहेगा। पिच ब्लैक क्या है? ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज है, लेकिन ये इंडिया के साथ नहीं है। इसमें मल्टीपल कंट्रीज को वो इनवाइट करता है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीनेशनल लिखा हुआ है। ठीक है, फिर वैसे ही आप देखोगे इसराइल के साथ, वो कैसा है? इसराइल में नगेव डेजर्ट है, तो वहां पे डेजर्ट ईगल एक्सरसाइज होती है। नेपाल के साथ रहा तक ना सबसे बड़ी एक्सरसाइज, सॉरी, सूर्य किरण। नेपाल आपको पता है इंडिया के साथ लगता हुआ है, माउंट एवरेस्ट पे सूर्य की किरण पड़ती है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सूर्य किरण। भूटान के साथ ऐसा जो आर्मी कंटिजेंट ट्रेनिंग है। बांग्लादेश के साथ संप्रीति होता है। ठीक है, और बोंगो सागर तो मुझे लगता है आपको इजीली पता भी लग जाएगा। श्रीलंका के साथ स्लाइनेक्स, एसएल वाला स्लाइनेक्स। ठीक है, एक आप देखोगे मित्र शक्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदीव्स के साथ एक आथा हो जाएगा। म्यांमार के साथ इम्बेक्स है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं होगा कि इम्बेक्स जो है वो म्यांमार के साथ है। इंडोनेशिया के साथ दो शक्ति है, एक तो गरुड़ की शक्ति और एक समुद्र की शक्ति है। ऑब्वियसली इंडोनेशिया समुद्र के बीचों बीच है, तो समुद्र की शक्ति, और बीच में अगर कुछ हो गया तो कौन लेके जाएगा? ईगल यानी गरुड़ की शक्ति। गरुड़ फ्रांस के साथ है और गरुड़ की जो शक्ति है वो इंडोनेशिया के साथ है। फिर थाईलैंड के साथ आप देखोगे मैत्री है, तो हमारे दोस्ती है उनके साथ, सिटमैक्स है। सऊदी अरेबिया के साथ तो मुझे लगता है आपको याद रहेगा, अल मोहम्मद अल हिंद। ठीक है, ऐसा और किसी के साथ नहीं है। यूएई आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट यूएई के साथ मैंने क्या बोला? वहां पे डेजर्ट फ्लैग है, एक डेजर्ट ईगल है और एक डेजर्ट फ्लैग है। यूएई में ईगल, देखो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि लोग यूएई जाके, दुबई जाके वो ईगल के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, तो याद रखना। लेकिन वहां पे आप ईगल के साथ फोटो खिंचवा रहे हो तो एक्सरसाइज थोड़ी करोगे, तो वहां पे डेजर्ट फ्लैग है, और इसराइल में डेजर्ट ईगल है। ठीक है, ओमान अगर आप देखोगे तो नसीम अल बहार है और एक आपका अल नाजा है। तो ये सारी कुछ एक्सरसाइजेस थी जो बायलैटरल दो देशों के बीच में हो रही थी, जिसमें एक देश तो इंडिया था और बाकी अपने देश चेंज हो रहे थे। अब ट्राइलैटरल मतलब तीन देश हो जाएंगे, जिसमें से एक तो इंडिया रहेगा और बाकी दो और हो जाएंगे। तो इसमें अपन ने टाइगर ट्राइम्फ और इंदिरा तो देख ही ली थी। ठीक है, जो एक यूएस के साथ थी और एक आपकी, सॉरी 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 सॉरी, ट्राइलेटरल मतलब तीन देशों वाली ट्राई सर्विस देखी थी हमने, इंदिरा और टाइगर ट्राइम्फ। अब यहाँ पे ट्राइलेटरल में जैसे एक एग्जांपल है सिटमैक्स का, इसमें इंडिया भी है, थाईलैंड भी है, टी से थाईलैंड है, आई से इंडिया है और एस से आपका सिंगापुर है। ठीक है, वैसे ही मालाबार एक्सरसाइज जो क्वाड कंट्रीज की होती है, आपका यहाँ पे जापान, ये ऑस्ट्रेलिया, ये यूएस और ये इंडिया। ठीक है, तो ये चार देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वैसे डेजर्ट फ्लैग जो एक्सरसाइजेस होती है, उसमें भी आपने देखा था इंडिया यूएई तो है ही, अब साथ में यूएसए और बाकी लोग भी इनवाइट होने लग गए हैं। फिर आप देखोगे मल्टीलैटरल एक्सरसाइज में मालाबार अपन ने देख ही लिया। रिमपैक को यूएसए ऑर्गेनाइज करता है, जैसे अपन ने देखा ना पिच ब्लैक जो है एक्सरसाइज वो ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनाइज करता था, तो रिमपैक जो है वो यूएसए ऑर्गेनाइज करता था। ठीक है, वैसे यहाँ पे अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो तो मिलान एक्सरसाइज है, जो इंडिया बहुत सारे दूसरे देशों की नेवी को इन्वाइट करता है। ठीक है, तो वो एक्सरसाइज कौन सी है? मिलान। वैसे ही मंगोलिया में अपन ने देखा था, एक तो नोमैडिक एलिफेंट थी जहाँ पे वो इंडिया के साथ कर रहा था, और दूसरा है खान क्वेस्ट। ठीक है, जो पीस कीपिंग के लिए बहुत सारे दूसरे देशों की आर्मी को इनवाइट करता है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाले बता रही हूँ, ऐसे तो फिर बहुत सारे आ जाएंगे। फिर आती है अपनी ट्राई सर्विस, जिसमें से इंदिरा और टाइगर ट्राइम्फ अपन ने देख ही लिया है, और मिलान भी मैंने आपको बता ही दिया है। फिर मिलन जो अपना इंडिया ऑर्गेनाइज करता है, बहुत सारे मतलब देशों को इनवाइट करता है उनकी नेवी को। तो ये तो था अपना एक्सरसाइजेस को लेके, क्योंकि अब गरुड़ के बारे में बात करिए तो हमने उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा चीज हमें पता होनी चाहिए हमने वो भी देख ली। फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है टेरिटोरियल आर्मी को लेके, कि कैसे टेरिटोरियल आर्मी में पहली बार, ठीक है, अब विमेन को भी एंट्री दी जाएगी, विमेन सोल्जर्स जो होते हैं उनको भी एंट्री दी जाएगी। तो अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक क्या था कि कुछ जो इंजीनियरिंग वाली साइड होती है ना, कॉम्बैट साइड नहीं, जो इंजीनियरिंग और ऐसी काम की रिपेयर मेंटेनेंस वाली साइड होती है, ठीक है, तो वहां पे आप देखोगे महिलाओं को अलाउड था, लेकिन जो कोर कॉम्बैट वाली फोर्सेस होती है जो लड़ाई झगड़ा वगैरह करती है, उसमें अलाउड नहीं था। ठीक है, अब फाइनली ये जो ग्लास सीलिंग होती है इसको ब्रेक किया जाएगा। अब सबसे पहले तो ग्लास सीलिंग का मतलब क्या होता है? देखो, कई बार क्या होता है जब विमेन वर्कफोर्स में होती है ना, तो आप ये मान के चलते हो कि पहली बात तो उनको पिंक कॉलर जॉब्स करनी चाहिए, जो ये गलत है, क्योंकि कहीं से कहीं ना कहीं प्रेजुडिस है उनके अगेंस्ट। पिंक कॉलर जॉब का मतलब क्या होता है? वो जॉब जहाँ पे आप इमोशन, सॉफ्ट स्पीकिंग, इन सारी स्किल्स की जरूरत होती है, क्योंकि आप मान के चलते हो कि महिलाओं इनमें बेटर है। जैसे रिसेप्शनिस्ट की जॉब हो गई, नर्सिंग की हो गई, केयरिंग की हो गई, है ना, तो ये सारी जॉब्स आप देखते हो कि इनको वुमेन को करना चाहिए, तो ऐसी ऐसी जॉब्स को अपन क्या बोलते हैं? पिंक कॉलर जॉब्स। वैसे ही महिलाएं जो होती हैं उनको ग्लास सीलिंग का सामना करना पड़ता है। ग्लास सीलिंग का मतलब क्या होता है? कि
कई बार आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन में नीचे तो सपोज 100 महिलाएं हायर हुई, लेकिन ऊपर जाते जाते वीपी के ऊपर है ना, वो वाली अच्छी पोजीशन जो होती है उसके ऊपर जाते जाते सिर्फ 2 ही महिलाएं बचती हैं, ठीक है। और कई बार तो क्या होता है, महिलाएं रहती है लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हो पाता। तो इस चीज को अपन बोलते हैं ग्लास सीलिंग। एक तरीके से आप जब ऊपर चढ़ रहे हो अपनी प्रोफेशनल करियर की सीढ़ी में, तो आपके ऊपर एक कांच का ग्लास रख दिया और बोल दिया कि अब आप इसके ऊपर नहीं जा सकते। तो पहले टेरिटोरियल आर्मी में मैन अलाउड थे, ठीक है, लेकिन अब आप देखोगे महिलाओं के लिए खोलते ही आपने ग्लास सीलिंग को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब आप देखोगे कि टेरिटोरियल आर्मी होती क्या है, और कई बार आपने सुना होगा कि धोनी हो गए, कपिल देव हो गया, अभिनव बिंद्रा हो गए, ठीक है, जिन्होंने गोल्ड जीता था शूटिंग में, तो उन सबको ऑनररी रैंक दी जाती है टेरिटोरियल आर्मी के अंदर। टेरिटोरियल आर्मी कुछ नहीं है, जैसे आप किसी इलाके में रहते हो या आप किसी सिटी में रहते हो, तो वहां पे बेसिकली आप कुछ लोग, कुछ वॉलंटियर्स कम्युनिटी में रहने वाले वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उनको टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बनाया जाता है, ताकि वो समय आने पर हमारी मिलिट्री की, हमारे देश की सहायता कर सके। जैसे कोविड के टाइम पे भी हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी आप देखोगे बटालियंस को एक्टिव कर दिया गया था। तो लगभग आप देखोगे इसमें अभी 50,000 से ज्यादा की पर्सन जो इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। और एक स्पेशल हमने टेरिटोरियल आर्मी जो है वो गंगा के लिए भी रेस करी थी, जिसका नाम है इको टास्क फोर्स, ठीक है, जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए रेस करी थी, जो गंगा को सेफ और अविरल धारा, स्वच्छ किनारा, वो सारी चीजों पे फॉलो करती थी। तो ये आपका टेरिटोरियल आर्मी के ऊपर एक आर्टिकल था। फिर यहाँ पे पी चिदम्बरम साहब का आर्टिकल है कि कैसे वोटिंग जो होती है वो एंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखो वो ये बोल रहे हैं कि अभी जो एनडीए के साथ हुआ है और जो मतलब कांग्रेस और महागठबंधन इतना ऑपोजिशन भी नहीं दे पाए हैं, तो वो ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑल द बेस्ट कि आप अच्छा कर पाओ। दूसरा वो ये बोल रहे हैं कि बिहार कल जैसा था ना वो आज भी वैसा है। बिहार कल भी कास्ट लाइन पे वोट करता था, आज भी कास्ट लाइन पे वोट कर रहा है। बिहार ने लालू जी का 1990 से 2005 का जो दर्दनाक मतलब 15 साल थे कि कभी भी मतलब ट्रेन रुकवाई जा रही है, कट्टे चल रहे हैं, वो सारी चीजें वो याद रखा और तेजस्वी यादव को पनिश किया, ठीक है। लेकिन वो नीतीश कुमार जी की सरकार में जो उन्होंने वादे किए, उन्होंने वादा खफली खफली करी, उन्होंने पूरे नहीं करे, उसको उन्होंने याद नहीं रखा। तो ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे रीजंस हैं कि आप देखोगे इलेक्शन जीत गए, फॉर एग्जाम्पल मोदी जी का टच है, उनका कनेक्ट है लोकल लोगों के साथ। नीतीश कुमार जी आपको पता ही है कि उन्होंने वो महिला की रोजगार गारंटी योजना दी थी, उनको 10-10 हजार रुपए दिए जाते थे पर मंथ, ठीक है, जिससे वो अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सकती थी। और ऑब्वियसली जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु या कहीं और पे अगर ऐसी स्कीम्स अनाउंस होती हैं, तो तुरंत आप देखोगे एक्शन लिया जाता है, इनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वो जस्ट इलेक्शन से पहले वोटर्स को लुभाने के लिए की जा रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तीसरा आप देखोगे प्रशांत किशोर जी की पार्टी आई लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई, ठीक है। उन्होंने कुछ नए आइडियाज रखे, बट ऑब्वियसली वोटर्स को लगा एक स्टार्टअप है और ये अनटेस्टेड आइडियाज है और ये चलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो वो ये जो पी चिदम्बरम साहब हैं वो ये पूछ रहे हैं कि बिहार आज सच में गरीब है क्या, और अगर उसमें मैसिव इतना बेरोजगारी है क्या, क्या लोग दूसरे स्टेट जाते हैं काम ढूंढने के लिए, ठीक है। वहां पे सिर्फ पॉवर्टी जो है आप इनकम से नापोगे या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भी लोगे। एजुकेशन और हेल्थ केयर का क्या, ठीक है, लिकर जो है आपने बैन लगा दिया लेकिन फिर भी अवेलेबल है, और ब्लैक में उल्टा ज्यादा महंगे दामों में मिलती है, ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हर किसी को बगावत करनी पड़ेगी अगर आपको सच में एक स्टेट को ऊपर लेके जाना है। जैसे बिहार में जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको बोलना पड़ेगा कि हमें टीचर्स लाओ, हमें क्वालिफाइड टीचर्स दो पढ़ने लिखने के लिए, लिखे लेबोरेटरीज वगैरह लाओ, पेपर लीक्स मत होने दो, ये जो कॉपिंग होती है उसको हटाओ, टाइमली भर्ती किया करो, ठीक है, मैनिपुलेटिंग रिजल्ट्स मत किया करो। तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। जो यूथ है उसको भी देखना पड़ेगा कि भाई सरकार से पूछे कि क्यों हमारे यहाँ पे जॉब्स नहीं आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, क्या अपन कर सकते हैं, कैसे हम स्टाइपेंड बना सकते हैं, कैसे हम अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पर रजिस्टर कर सकते हैं ताकि इनकम्स बढ़े। और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि कभी भी कोई इलेक्शन जीतना होता है तो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, आपके पास एक संगठन की शक्ति होनी चाहिए, जो लोग नीचे जाके आपके नेटवर्क को फैलाएं। वो बीजेपी में थी और वो बेसिकली ऑपोजिशन पार्टी में नहीं थी। तो ये पूरा आर्टिकल था बस एक पर्सपेक्टिव देने के लिए, तो हम यहीं पे एंड करेंगे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, वो है रेयर अर्थ मिनरल्स पे, ठीक है। तो पहले अपन रेयर अर्थ मिनरल्स देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक अलग से पूरा पीछे डाला है, तो रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं वो जानते हैं। देखो मैंने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल डाली है। अब क्या होता है कि लोग ये बोलेंगे मैम हमने पढ़ी नहीं, बिल्कुल पढ़ी है, क्योंकि क्लास 10 तक की जो आपकी एनसीईआरटीज होती है या फिर जो आरबीएसई बोर्ड होता है, उसके अंदर आप देखोगे केमिस्ट्री की किताबों में या साइंस की किताबों में आपको पीरियोडिक टेबल देखने को मिल जाएगी। इस पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, अब जितने भी केमिकल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपने डिस्कवर किए हैं वो सारे लिखे हुए हैं, और ये बेसिकली 118 तक जाती है, ये लास्ट एलिमेंट है आपका, ठीक है, ओजी। तो फिर यहाँ पे आप देखोगे हाइड्रोजन से शुरू होके कहानी ये ओजी तक जाती है। ये वाली जो पहले, ये जो होते हैं लंबे लंबे वाले, इनको अपन बोलते हैं ग्रुप्स। ये पढ़ लो, ये फ्री में भी काम आएगा, यूपीएससी आरपीएससी वीडियो इन सबके। और साथ में आप देखोगे अगर इंटरव्यू में आपका केमिस्ट्री बैकग्राउंड है, साइंस है, बीएससी करिए, बीटेक किया है, केमिकल इंजीनियरिंग करिए, तो वहां पे भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं।
तो आपने शुरू किया, तो ये जो वर्टिकल है तो ऐसे आपको ग्रुप्स बोलते हैं, तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो 18 तो हमारे पास ग्रुप्स हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टली जाते हैं ना, जैसे ये वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये जो 7 है इनको अपन क्या बोलते हैं, पीरियड्स। क्या बोलते हैं, पीरियड्स। देखो, पीरियड है, और जो 18 थे वो ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो एक तो ये स्कैंडियम हो गया, है ना, ये वाला एलिमेंट, एक ये इरिट्रियम हो गया, और ये लेंथेनाइट से सीरीज हो गई। लेंथेनाइट सीरीज मतलब ये वाली, ये जो आपको 57 से 70 तक के एलिमेंट दिख रहे हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स प्लस आपका इरिट्रियम और स्कैंडियम, इन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स या फिर रेयर अर्थ मेटल्स है। क्यों? देखो, आप ये बोलोगे मैम रेयर अर्थ का मतलब क्या समझ में आ रहा है, जो अर्थ में काफी रेयर क्वांटिटी में हो, बहुत ही कम क्वांटिटी में हो। लेकिन इनके साथ क्या है, ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स है ना, ये अपनी अर्थ में तो बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है, लेकिन एक जगह पे इकट्ठे नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। तो इनको निकालने के लिए एक तो एनवायरमेंट का जो हजार्ड होगा, जो होगा, कश्मकश जो करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी। और साथ में ये एक जगह इकट्ठे नहीं है, तो बिखरे हुए हैं, तो कमर्शियल एक्सट्रैक्शन में इनकी बहुत दिक्कत आती है। लगभग अगर मैं आज की बात करूं तो चाइना ने 70% करीबन प्रोडक्शन और 90% सप्लाई इसका कंट्रोल करता है। तो सोचो, एक कंट्री अकेला इतना सप्लाई को मैनेज कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक बंदा तो कर नहीं पाएगा, डिफॉल्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो चाइना है वो अगर किसी के साथ झगड़ा करता है, फिर धमकी देता है कि हम आपको रेयर अर्थ मेटल नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जापान के साथ झगड़ा हुआ सिनकाकू आइलैंड्स को लेके, तो उन्होंने, चाइना ने जापान को ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स देने बंद कर दिए। तो अगर आपसे अब कोई पूछेगा तो आप बता दोगे ना इजीली, क्योंकि आपने यहाँ से देख लिया है। तो अगर अपन रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें तो कितने एलिमेंट्स है, ये 17 एलिमेंट्स है। लैंथ मैंने बोला था ना, स्कैंडियम हो गया, इरिट्रियम हो गया, प्लस आपकी लैंथेनाइट सीरीज, जो लैंथेनम से चढ़ के एलयू तक जाती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि रेयर नहीं है, बट इनका एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, इनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, और एनवायरमेंटल हजार्ड भी ज्यादा होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दुनिया क्यों पड़ी है पीछे चाइना के कि हमें रेयर अर्थ मिनरल्स दे दो। ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो होते हैं, ये बेसिकली आपकी चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, स्पेस एनर्जी हो, डिफेंस सॉरी स्पेस सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, ठीक है, आपके कोई भी जो नए सेक्टर्स आ रहे हैं, उनकी जो हाईटेक इंडस्ट्रीज होती है ना, सब में आप देखोगे ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स लगते हैं। चाहे वो, क्योंकि इनकी अच्छी कंडक्टिविटी होती है, अच्छा हीट रेजिस्टेंस होता है, अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, करोजन भी नहीं होता है, और ल्यूमिनेसेंस भी अच्छा खासा होता है। तो अगर आप इंडिया में पूछोगे तो वर्ल्ड का सिर्फ 6% रिजर्व जो है वो हमारे पास है। उसमें से भी मेजर जो है अपने पास केरला, वो मोनोजाइट सैंड वगैरह नहीं होती, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बीच साइड जो होते हैं, तो बीचेस में आपको रेयर अर्थ मिनरल ज्यादा देखने को मिलेंगे। मेजर प्रोड्यूसर्स की बात करूं वर्ल्ड लेवल पे, तो चाइना हो जाएगा 60% से 70% के आसपास, मैंने आपको पहले बताया था, है ना। फिर यूएसए और ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया भी है, इनफैक्ट 6वें नंबर पे आता है। लेकिन हमारे यहाँ अलग ही चैलेंजेस हैं कि क्यों हम इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स है कहाँ का यूज होते हैं। जैसे डिफेंस का सेक्टर हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर और कोई यूजेस हो गए। फॉर एग्जांपल, डिफेंस में अगर आप देखोगे तो रेडार बनाना है, जेट इंजन बनाना है, मिसाइल्स वगैरह बनानी है वहां पे, है ना। नाइट में आपको गॉगल से दिखता है ना, कई बार आप ऐसे गॉगल्स लगाते हो जो नाइट में देखते हैं, तो वो वाले भी आप देखोगे यही काम आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह लगती हैं बैटरीज में, लैपटॉप्स में, वहां पे काम आते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब जो आपकी ईवी की बैटरीज है, सोलर पैनल या फिर विंड टर्बाइन्स बनते हैं, वहां पे काम आते हैं। फिर आप देखोगे एवरीडे यूजेस में तो एलईडी लाइट हो गया, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग हो गया, एमआरआई मशीन हो गया, मेडिकल इमेजिंग हो गया, तो यहाँ पे आप देखोगे रेयर अर्थ मिनरल्स काम आते हैं। अब चाइना की अगर आप बात करोगे तो 90% रिफाइनिंग को कंट्रोल करके है, 70% सप्लाई को कंट्रोल करके है, और कहीं ना कहीं अब आपके पास जो ऑब्वियस सवाल आना चाहिए, जो कभी मेंस में पूछा जा भी सकता है, वो है इंडिया के क्या चैलेंजेस हैं। इंडिया, आपने बोला कि 6th नंबर पे आता है वर्ल्ड के रिजर्व्स के मामले में, तो क्या हमारे पास चैलेंज है? हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, हमारे पास एनवायरमेंट का प्रॉब्लम है, क्योंकि आप कुछ भी माइन करोगे तो खदानें खोलनी पड़ेगी, एनवायरमेंट के रिस्ट्रिक्शंस है। चाइना की ऑलरेडी मोनोपोली है, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतना है नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, एक जगह इकट्ठे नहीं मिलते, तो एक्सट्रैक्शन काफी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इंडिया इनको नहीं कर पा रहा है। बट क्या कर रही है सरकार ये फाइनली प्रॉब्लम दूर करने के लिए? तो इनको सबसे पहले तो हमने क्रिटिकल मिनरल्स डिक्लेयर कर दिया है, तो इनके रोप पे, एक्सपोर्ट पे, है ना, वो सब पे आप देखोगे सरकार की मोहर जरूरी होती है। फिर हमारे यहाँ पे एमएमआरडीए एक्ट ला के गया था, नेशनल मिनरल पॉलिसी भी आई थी। हमने पार्टनरशिप्स कर रखी है बहुत सारी कंट्री के साथ, जैसे यूएस के साथ, क्वाड के साथ, क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सब के साथ, ठीक है। एनवायरमेंटल इश्यूज क्या होते हैं? ऑब्वियसली आप जब भी माइनिंग करोगे उसके इश्यूज, जो आप वेस्ट निकलेगा रेडियो एक्टिव, इसमें से काफी सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो वो वाला वेस्ट हो जाएगा। आप ग्राउंड वाटर को, हवा को, है ना, सब जगह को कंटामिनेट करोगे, तो वो सारे इश्यूज हैं। तो फाइनली अगर हमें पता है कि इंडिया में ऑलरेडी इतने चैलेंजेस हैं, सरकार इतने स्टेप्स ले भी रही है, तो आगे पोटेंशियल क्या है इंडिया का, ठीक है। वही है कि हमें पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ काम करना चाहिए,
और लाइक माइंडेड नेशंस जो होते हैं जैसे क्वाड कंट्रीज, उनके साथ और ज्यादा गहरी डीपर वो करनी चाहिए एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सट्रैक्शन हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी से करना चाहिए ताकि हमारे पास कम से कम पोल्यूशन आए, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल था वो था बेसिकली रेयर अर्थ मिनरल्स पे, और कैसे अभी रेयर अर्थ मिनरल्स में हमें रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए हमें बैटरी बैटरी बनाने के लिए, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए। वो सारा चाइना दे रहा था। अब चाइना ने क्या करा, ये जो 14 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उस पे बेसिकली बैन कर दिया कि ये अब आप नहीं दोगे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम चाइना पे डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है, तो हमारा जो ईवी मार्केट है वो डाउन हो जाएगा। तो इसलिए दो स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, तो सिंपल एनर्जी है और एक चारा टेक्नोलॉजीज है। एक ने तो बोला कि हम बिना मैग्नेट के करंट चलाएंगे, और दूसरे ने बोला है मैग्नेट तो यूज करेंगे लेकिन इन हाउस टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे और रेयर अर्थ मिनरल्स को वहां से हटाएंगे। तो ये दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट जो है अभी चल रहे हैं ताकि चाइना पे जो हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो कम हो जाए। तो अगर बाई चांस आपसे कोई पूछ ले कि रेयर अर्थ मिनरल्स के एग्जाम्पल बताओ, तो एक तो स्कैंडियम बता देना, एक स्कैंडियम, इरिट्रियम बता देना, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे डीएम डीएम आते हैं जैसे नियोडाइमियम, प्रेसिडमेंडियम, डिप्रोसियम, ठीक है, टर्बियम। तो ईएम ईएम टाइप के जो शब्द आएंगे वहां पे आप ये मान के चलना कि अपन रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर रहे हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो है डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म्स के बारे में। डब्ल्यूटीओ क्या संगठन है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका कब बना था? ये यूरुग्वे राउंड हुआ था 1995 के आसपास। तो वहां से आप देखोगे डब्ल्यूटीओ बन के आता है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें लगभग कितनी कंट्रीज पार्टनर है? अभी 166 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। डब्ल्यूटीओ की हेड कौन है? पहली बार आपने एक अफ्रीकन वुमेन को बनाया है, जो कि इनका नाम है नुगोजी इवियाला, ठीक है। इवन इनफैक्ट ये भी बोलती है कि इंडिया जो है पूरे साउथ की ग्लोबल वॉइस है, डेवलपिंग कंट्रीज की वॉइस है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज की वॉइस है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे कि बाकी को भी हर्ट ना हो। इंडिया ये कह रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस वगैरह और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, दोनों ही डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म्स लाने के इच्छुक हैं, लेकिन वो अलग अलग चीज चाहते हैं। जैसे यूएस जो है वो बेसिकली जो डिस्प्यूट सेटलमेंट करने का तरीका होता है ना, या फिर जो वो स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हो आप डेवलपिंग कंट्रीज को, उससे रिलेटेड जो मुद्दे हैं उस पर बात करना चाहता है। लेकिन जो अपने डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ये बोल रही है कि जैसे इंडिया बोलता है कि हमारे यहाँ पे फिशरीज पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को लेके कोई, आप देखोगे अभी तक डिसीजन नहीं आया है, जबकि एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडिया का। तो इंडिया जो है वो बोल रहा है कि जब भी कोई डिस्कशन होगा और डिसीजन लिया जाएगा तो वो कंसेंसस बेस्ड होना चाहिए, मेजोरिटी बेस्ड नहीं, ताकि सबकी उसमें हाँ में हाँ हो। ओके, फिर हम चलते हैं अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ जो है जंजीबार की सोलर मामास के ऊपर। ये सोलर मामास क्या होती है ये भी अपन थोड़ा सा जानते हैं। तो केस स्टडी के तौर पे इसको ले लो, ताकि कहीं भी अगर वैल्यू एडिशन करने का मौका मिले तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और इनफैक्ट अगर आप सर्विस वगैरह ज्वाइन करते हो, आरए से सेलेक्ट होते हो, तो वीडियो का जो बैच था उनको भी लेके गए थे कहाँ पे, ये जंजीबार नहीं लेके गए थे उनको, बेसिकली तिलोनिया वहां पे लेके गए थे बेयरफुट कॉलेज दिखाने। अब क्या है कि अफ्रीका के पास एक जंजीबार करके तंजानिया में एक आइलैंड है, ठीक है। तो वहां पे आईटी दिल्ली का कैंपस तो खुलने वाला है, साथ में वहां पे बेयरफुट कॉलेज की एक्सटर्नल ब्रांच है जहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जाता है ताकि वो ऐसी स्किल सीखे जो उनकी कम्युनिटी में काम आ सके। तो यहाँ पे क्या होता है, बेयरफुट कॉलेज में जो मिड एज महिलाएं होती हैं वो आती हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं उनके, जैसे उनको बेसिक हेल्थ के बारे में जानकारी देना, बेसिक उनको स्किल दिखा देना, सोलर वगैरह पैनल्स वगैरह इंस्टॉल करने की, उनको साफ सफाई और मेंटेन करने की, ठीक है। तो ताकि है ना वो बेसिकली परिपक्व होकर वहां से जाए और लाइवलीहुड अपना कमा सके। तो हुआ क्या था कि इसी कॉलेज में हमने अफ्रीका की जो मिड एज वुमेन थी उनको बुलाया और उनको सोलर ममाज बनाया, मतलब उनको सोलर पैनल इंस्टॉल करना, रिपेयर मेंटेन करना सब आता है, ठीक है। तो हमने उनको सोलर ममाज की ट्रेनिंग दी और वो सारी की सारी आज क्या है, आत्मनिर्भर है, ठीक है। तो ये सोलर ममाज जो है बेसिकली, उससे सिर्फ ये नहीं हुआ कि उनको ट्रेनिंग मिली, लाइवलीहुड मिली, ऑब्वियसली उनकी डिग्निटी बढ़ी उनके खुद के समाज में, साथ में क्योंकि पहले लाइट नहीं थी तो वो कैरोसिन के वो तेल से लालटेन जला के पढ़ते थे, तो कैरोसिन से धुआं निकलता है, उससे उनकी तबीयत भी खराब होती थी। तो हमने कैसे एक दो चीजें सॉल्व करके ही बाकी सारी चीजें सॉल्व कर दी। तो क्या इस बेयरफुट कॉलेज में सिर्फ सोलर ममाज को ट्रेनिंग मिलती है? नहीं, उनको बी कीपिंग, पब्लिक हेल्थ हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो जाएगा, टेलर मशीन वगैरह हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ताकि वो कुछ भी छोटा मोटा करके लाइवलीहुड अपना कमा सके। तो ये था सोलर ममाज के बारे में, काफी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, इसको आप कहीं भी मेंशन कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस था वो खत्म होता है। आपको पसंद आ रहा है इतना एफर्ट, और अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जरूर दीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे कल न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ, एंड धन्यवाद।